Hello students, my name is Dr. Shamama Mirza, Associate Professor, Department of Sociology, श्री जे NMPG कॉलेज लखनऊ। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो टॉपिक है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी त्रिस्तरीय नियम। ये सिद्धांत समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अग्रणी विचारक अगस्ट कोम्ट ने दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सुनते आ रहे हैं कि अगस्ट कोम्ट वो विद्वान था, वो विचारक था जिसको समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्टैब्लिश करने का संपूर्ण श्रेय जाता है। अगस्ट कोम्ट ने ये विचार रखा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में समाज से संबंधित विषयों में भी हमको वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। और वो इस बात का प्रबल समर्थक था कि विज्ञान और प्रकृति के समान ही समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं और इन नियमों की खोज ही समाजशास्त्र का मुख्य ध्येय है। अपनी इस बात का समर्थन करते हुए उसने जो सिद्धांत प्रस्तावित किया उसी को हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के नाम से जानते हैं। ये विचार देते समय या इस सिद्धांत को प्रस्तावित करते समय कहीं ना कहीं ऑगस्ट कोम्ट मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉ से बहुत प्रभावित था और उससे प्रभावित होते हुए ही उसने सामाजिक विकास को 3 अवस्थाओं में चिन्हित किया। और ये जो त्रिस्तरीय नियम है ये मुख्यतः बुद्धि के विकास के 3 स्तर हैं। और कोम्ट कहता है कि जिस प्रकार समाज में बौद्धिक विकास होता चला जाता है, बुद्धि का विकास होता चला जाता है, उसी के साथ साथ समाज का भी विकास होता चला जाता है। बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही यंग एज में कोम्ट ने अपनी इस थ्योरी को प्रतिपादित कर दिया था और उन्होंने कहा कि वास्तविक तौर से जो 3 स्तर हैं, अगर इनको नहीं समझा जाता, अगर इनकी व्याख्या नहीं की जाती, 3 स्तर, मैं फिर रिमाइंड कराऊंगी, 3 स्तर बौद्धिक विकास के, समाज में लोगों के बुद्धि के विकास के, बुद्धि ज्ञान, जैसे जैसे ये बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे ही समाज भी उत्तरोत्तर विकसित होता चला जाता है, समाज का भी विकास होता चला जाता है। तो वो कहता है कि अगर हम इन 3 स्तरों को, और बेसिकली उसने अपनी इस थ्योरी को जो सिद्धांत दिया उसमें जो स्टेजेस बताई हैं उनको ब्रॉड कैटेगरीज, जो ब्रॉड स्टेजेस दिए हैं वो 3 स्टेजेस दिए हैं। और वो कहता है कि अगर हम इन तीनों स्तरों को नहीं समझते हैं, अगर इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, तो फिर समाज को समझना भी या समाजशास्त्र की व्याख्या करना संभव नहीं है। और जिन 3 मुख्य स्तरों की बात अगस्ट कोम्ट करता है वो 3 स्तर हैं। पहला स्तर है धार्मिक स्तर, जिसे हम कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा स्तर जिसे हम कहते हैं पराभौतिक स्तर या तात्विक स्तर, जिसको कहा जा सकता है मेटाफिजिकल स्टेज। और तृतीय और अंतिम स्तर की बात वो करता है जिसे कहता है वो है पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज, अर्थात प्रत्यक्षवादी अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था, प्रत्यक्षवादी स्तर या वैज्ञानिक स्तर। और कोम्ट मानता है कि जो मनुष्य का जो विकास है, मनुष्य का बौद्धिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास, दार्शनिक विकास, ये यानी कि जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, जो जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं, वो इन्हीं 3 स्तरों से होकर गुजरती हैं। कौन से 3 स्तर, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, धार्मिक स्तर, तत्व दार्शनिक स्तर और
प्रत्यक्षवादी स्तर। और इन तीनों स्तरों में जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता चला जाता है, उसी के साथ साथ समाज भी अपने एक स्तर से दूसरे स्तर में निरंतर गतिमान होता हुआ चला जाता है। तो जो पहली स्टेज जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसको वो कहता है धर्मशास्त्रीय अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, इसको वो बिल्कुल जो एलिमेंट्री सोसाइटीज़ हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, जो आदिम समाज हैं, ये उन आदिम समाजों की पहचान है, प्रारंभिक समाजों की। यहाँ पर जो मनुष्य की बुद्धि है वो अपने एकदम प्रारंभिक आदिम स्तर पर है, जिसको उसने क्या संज्ञा दी, धर्मशास्त्रीय अवस्था या धार्मिक अवस्था, धार्मिक स्तर। क्योंकि यहाँ बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। जो बौद्धिक चिंतन है, जो बौद्धिक व्याख्या है, वो व्याख्या का आधार क्या है, धर्म। इस अवस्था में मनुष्य अपनी तमाम तरह की चीज़ों की व्याख्या केवल धर्म के आधार पर करता है। कुछ भी है समाज में, जो भी घटना है, प्रत्येक घटना, प्रत्येक विचार, हर चीज़ की व्याख्या, हर चीज़ का कारण क्या है, कोई अलौकिक शक्ति, कोई सुपर नेचुरल पावर। ये दैवीय या अलौकिक शक्ति ही पूरे समाज को अपने कंट्रोल में रखती है। और हर घटना के घटित होने का कारण क्या है, यही धार्मिक शक्ति या ये धार्मिक व्याख्या। जो कुछ भी होता है उसको समझने के लिए, क्योंकि बुद्धि विकसित ही नहीं हुई, व्यक्ति के पास कोई कार्य कारण व्याख्या है ही नहीं, कोई तर्क है ही नहीं, तो किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, वो किसी अलौकिक शक्ति में आस्था रखता है, किसी अलौकिक शक्ति से डरता है, और जो कुछ भी उसके समाज में घटित होता चला जाता है वो उसकी व्याख्या इसी के प्रभाव में आकर करता जाता है। यानी समाज में सफलता मिल रही है, उसे असफलता मिल रही है, या उस संघर्ष हो रहा है, या सहयोग है, इन सब के पीछे किसी काल्पनिक धार्मिक शक्ति का हाथ है। और वो विश्वास करता है कि जो कुछ भी हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इनका कारण क्या है, कोई धार्मिक शक्ति, कोई अलौकिक हाथ है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इन तमाम चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखे हुए। फर्दर ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हुए कोम्ट ने इसको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये 3 उप अवस्थाएं हो सकती हैं धार्मिक स्तर की। जो पहली अवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद, फैटिशिज्म। दूसरी अवस्था हो सकती है बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म। और थर्ड स्टेज है जिसको एक देववाद, एक ईश्वरवाद या एक देवतावाद कह सकते हैं, और वो है मोनोथिज्म। यानी समाज धार्मिक स्तर से जब अगले स्तर पर, जिसे हम पराभौतिक स्तर पर कहते हैं, जब वहाँ तक गतिमान होता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो उससे पहले वो धार्मिक स्तर पर भी उत्तरोत्तर निरंतर एक स्तर से दूसरे स्तर पे जो सब कैटेगरीज हैं 1, 2, 3 उस पर पहुंचता चला जाता है। और जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई, जिसको कहते हैं जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद, ये धार्मिक स्तर की भी पहली अवस्था है, एकदम आदिम अवस्था, प्राचीन अवस्था, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। और इस स्तर में जो व्यक्ति हैं उनका विश्वास होता है कि हर चीज़ में, प्रकृति में जितनी चीज़ें, प्रत्येक जड़ और चेतन में जीवन है। और वो ये मानने लगता है कि पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। हर चीज़ में जीवन है और हर चीज़ को निर्धारित करने का जो श्रेय है वो किसी अलौकिक शक्ति को जाता है। और ये अलौकिक शक्ति, जिसको हम आत्माओं के नाम से भी जान सकते हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये जीवन को निर्धारित करती हैं। और इसी को आगे चलकर शायद टोटम के नाम से दरखाइम ने इसको समझाने की कोशिश करी कि पहली अवस्था जहाँ किसी टोटम में, किसी शक्ति में विश्वास कर लिया जाता है और उसका ही रूप सब जगह
समझा जाता है। इस अवस्था में जादू टोना भी बहुत होता है, क्योंकि प्रकृति को देखिए दो ही तरीके हैं, या तो प्रकृति के प्रति समर्पण है या प्रकृति के पे नियंत्रण है। और समर्पण में आस्था और विश्वास आता है और नियंत्रण में जादू या टोना आ जाता है। तो इस अवस्था में तरह तरह का जादू टोना भी किया जाता है, जिसके माध्यम से लोग समाज में घटित होने वाली तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी अवस्था जिसको पॉलीथिज्म कहते हैं, यानी कि बहुदेववाद। यहाँ क्या होता है कि प्रत्येक चीज़ में जहाँ आत्मा और परमात्मा के विश्वासों से बंधा रहा था जो जीवन, जो बुद्धि सब में जीवन मानती थी और ये मानती थी कि कोई अलौकिक शक्ति सब में व्याप्त है, वहाँ से मानव चिंतन थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगता है, थोड़ा थोड़ा बुद्धि का विकास होने लगता है और वो समझने लगता है कि प्रत्येक पदार्थ में ना तो जीवन होता है और ना ही मनुष्य के सभी जो व्यवहार हैं वो किसी प्रेतात्मा या किसी आत्मा से निर्धारित होते हैं, बल्कि वो ये पहचान करने लगता है कि हर घटना के पीछे, हर घटना के घटित होने के पीछे कोई निश्चित देवी देवता है जो उस घटना को घटित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी एक शक्ति की जगह बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे देवी देवताओं में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है तो कोई बारिश का देवता है, हवा चल रही है तो कोई वायु देवता है, आग जल रही है तो कोई अग्नि देवता है। इस तरीके से वो मल्टी देवताओं के कॉन्सेप्ट में विश्वास करने लगता है और हर घटना को, एक घटना, आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, ओले पड़े, इन तमाम घटनाओं को अलग अलग शक्तियों या अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित करने लगता है। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जिसको एकेश्वरवाद कहा। यहाँ पर बुद्धि अपने अगले स्तर पर पहुँचती है, थोड़ा और बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा तर्क उसके अंदर आने लगता है और यहाँ ये माना जाने लगता है कि अगर बहुत सारे देवी देवताएं हैं तो बहुत सारी विभिन्नताएं भी होती हैं, लेकिन समाज में तो एक बहुत प्रकार का एक समानता दिखाई देती है, समाज की विभिन्न घटनाओं में समानता है। तो इस समानता के लिए वो ये मानने लगता है कि बहुत सारे देवी देवता तो हैं, लेकिन इन बहुत सारे देवी देवताओं के पीछे भी कोई एक उच्च शक्ति, कोई एक सर्वोच्च शक्ति व्याप्त है जो तमाम चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखती है। और प्रत्येक घटना का परिणाम की व्याख्या, कोई भी घटना घटित हुई तो क्यों हुई, आंधी आई तो क्यों आई, ये बात हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे वो ये व्याख्या करता है कि कोई धार्मिक, कोई अलौकिक, कोई एक देवता, कोई एक अलौकिक शक्ति जो है जो इसको घटित होने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं पराभौतिक या तात्विक अवस्था। इस अवस्था में अमूर्त शक्तियों में विश्वास व्याप्त होने लगता है और तार्किकता भी थोड़ी थोड़ी प्रबल होने लगती है और व्यक्ति किसी न किसी रूप में घटनाओं के कारण की खोज करने लगता है। हालांकि ये कहना कि अलौकिक शक्तियों में विश्वास समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। अलौकिक शक्तियों में विश्वास बना रहता है, लेकिन फिर भी ये बात प्रबल होने लगती है कि हर घटना के पीछे प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर नहीं होता, ईश्वर विद्यमान नहीं होता, बल्कि कोई अमूर्त पराभौतिक शक्ति मनुष्य के सभी घटनाओं को प्रभावित और नियंत्रित करती है। और यहाँ पर इस पराभौतिक स्तर पर गुणात्मक मानवीकरण की जो दशा है वो जागृत होने लगती है और जो नैतिक जो गुण हैं उनके विकास पर, मानवीय गुणों के विकास पर भी जोर दिया जाने लगता है और अमूर्त शक्ति में विश्वास प्रबल होने लगता है। इसके बाद जो अंतिम स्तर उसने कहा, बुद्धि के विकास का जो अंतिम स्तर है, जिसको वो कहता है वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर जहाँ तर्क और ज्ञान अपने चरम स्तर पर पहुँच जाता है, जहाँ घटनाओं की कार्य कारण व्यवस्था होने लगती है, कार्य कारण व्याख्या होने लगती है, परिणाम की, कारण और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या होने लगती है कि कोई भी घटना घटी तो उसके पीछे क्या कारण था, उसका क्या परिणाम निकला। और इस अवस्था के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ व्यक्ति की, मनुष्य की, समाज के लोगों की जो बुद्धि है वो धार्मिक और काल्पनिक शक्तियों में विश्वास को छोड़कर केवल उन्हीं तथ्यों को
वास्तविक मानने लगती है जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिन तथ्यों का, जिन घटनाओं का अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से जिनकी व्याख्या की जा सकती है, उनको ही सत्य मानते हैं और इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाने लगता है। और कोम्ट के अकॉर्डिंग टू कोम्ट, प्रत्यक्षवाद का जो स्तर है उसका आरंभ 19वीं शताब्दी से होता है और इस अवस्था में व्यक्ति कारण और परिणाम की व्याख्या किसी अलौकिक शक्ति, किसी भावनात्मक शक्ति, किसी पराभौतिक शक्ति से न करके, बल्कि घटनाओं की व्याख्या अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, इन सब के माध्यम से करने लगता है और हर घटित होने वाली घटना को तार्किक आधार पर समझाने की कोशिश करने लगता है। जाहिर बात है, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता चला जाता है उसी प्रकार से, उसी के साथ साथ समाज भी सरल से धीरे धीरे जटिल समाज की ओर बढ़ने लगता है। समाज का भी विकास होता चला जाता है और समाज में तार्किकता, वैज्ञानिकता, इसका प्रचलन बढ़ने लगता है, तर्क की प्रधानता होने लगती है और विज्ञान प्रभावी होने लगता है। कोम्ट इसके साथ ये भी कहता है कि जब व्यक्ति विश्व की तमाम घटनाओं को नियंत्रित करने वाले और सार्वभौमिक नियमों की खोज कर लेगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही आपसे कहा था कि समाज में भी उसी प्रकार के नियम होते, ये कोम्ट का मानना है कि समाज में भी उसी प्रकार के नियम होते जैसे नेचुरल साइंसेस में होते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन नियमों की खोज करें। तो वो ये कहता है कि जब व्यक्ति विश्व में तमाम जो सार्वभौमिक नियम हैं उन नियमों की खोज कर लेगा, तब ये मानना चाहिए कि प्रत्यक्षवादी स्तर या ज्ञान का विकास या बौद्धिक विकास अपने अंतिम चरम पर पहुंच गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्षवादी स्तर पर होते हुए, वैज्ञानिक स्तर पर भी होते हुए हम चरम स्तर पर पहुंच जाएं। इसी के साथ साथ उसने एक बात और ऐड ऑन करी कि वो ये कहता है कि जो बुद्धि का विकास है वो ज़रूरी नहीं है कि ये क्रम जो है ये सभी समाजों में समान हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक ही समाज में ये तीनों स्तर एक साथ मौजूद हो सकते हैं। यानी व्यक्ति अपनी कुछ घटनाओं में, अपनी किसी समाज से रिलेटेड किसी प्रकार की बातों को विश्लेषित करने के लिए वो थियोलॉजिकल स्टेज पे हो सकता है, कुछ बातों को समझने के लिए वो मेटाफिजिकल स्टेज पे हो सकता है और कुछ चीज़ों की व्याख्या करने के लिए वो साइंटिफिक स्टेज पर हो सकता है या प्रत्यक्षवादी अवस्था पे हो सकता है। तो मनुष्य की बुद्धि भी हो सकती है, वो इन तीनों स्तरों पर सम्मिलित भी हो सकती है और अलग अलग तौर से भी इसको पाया जा सकता है। और अंत में अपनी बात को समराइज़ करते मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि कोम्ट का जो लक्ष्य था इस त्रिस्तरीय नियम के माध्यम से, वो ये बताना चाहता था कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती, कैसे समाज बदलता है। और समाज क्यों बदलता है? क्योंकि बुद्धि का विकास होता है। वो कहते हैं जो पहली अवस्था थी वहाँ पर समाज कैसा था? पारंपरिक, परंपराओं का प्रभाव ज़्यादा था, आदिम समाज था, परंपरावादी समाज। दूसरी अवस्था जब आती है तो समाज में नैतिकता पर बल होने लगता है, तो नैतिक गुणों से प्रभावित समाज होने लगता है। और जब वैज्ञानिक अवस्था आती है तो यहाँ पर साइंस का विकास होने लगता है, विज्ञान का विकास होने लगता है और ये समाज औद्योगिक समाज में कन्वर्ट होने लगता है, औद्योगिक समाज की आधारशिला होने लगती है। और समाज मोनार्की की जो स्टेज है या जो टोटमवादी समाज है, इसी तरह से ये समाज आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो कोम्ट ने अपने ये जो त्रिस्तरीय नियम है इसके माध्यम से एक प्रकार से समाज की एक उद्विकासवादी अवधारणा को स्थापित करने का काम किया है और ये अवधारणा आगे चलकर समाजशास्त्रियों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। समाज की व्याख्या करने के लिए, समाजशास्त्र को समझाने के लिए ये त्रिस्तरीय नियम बहुत प्रभावित हुआ। कहीं ना कहीं मार्क्स ने भी समाज की ऐसे ही एक व्याख्या करी है जिसमें वो समाज को विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ मानता है। तो आज जो मेरा आपसे डिस्कशन था वो यही त्रिस्तरीय नियम था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और आगे की क्लासेस में हम इससे संबंधित जो और अवधारणा है उस पर आगे चर्चाएं करते रहेंगे। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।
नमस्कार।